नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हर साल विश्व भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। किसी न किसी कारण से उनके मन में ये विचार आता है। हाल फिलहाल में जानी मानी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा, जो कि 20 साल की थी, उन्होंने भी आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन आखिर उनके मन में ये विचार आया कहां से? सुसाइडल टेंडेंसी, यानी कि आत्महत्या करने का विचार क्यों आता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और क्या आपको इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है? इन सभी सवालों पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर हेमिका अग्रवाल मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं जानी मानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर। इतने सेंसिटिव इशू में आपने इसे उजागर किया। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और आप सोसाइटी के लिए यू डूइंग अ ग्रेट फेवर बाय डूइंग दिस। बिल्कुल मैम, जो शुरुआती सवाल है वो यही है कि सुसाइडल टेंडेंसी, यानी कि जो आत्महत्या करने का विचार है, वो क्यों आता है? आखिर ये चीज़ है क्या? देखिए, आत्महत्या यानी कि सुसाइड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम इसे एक लाइन में समझते हैं, एक वर्ड समझते हैं सुसाइड, यानी कि इंटेंशनली अपनी जान ले लेना। लेकिन इसकी अगर वजहों में जाएं तो वजहें इसकी बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं। कॉमनेस्ट रीजंस जो हम सुनते हैं वो है डिप्रेशन, लेकिन एंजाइटी, क्राइसिस, जो कि शायद इस जिन केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद क्योंकि डिटेल्स तो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर ही बेस्ट बताएंगे, तो क्या पता वो क्राइसिस भी हो, जो कि क्राइसिस डिप्रेशन से फ़र्क होता है। वो एक नॉर्मल इंसान का जब रस्सी टूट जाती है, कह लीजिए इतना तनाव पड़ा कि वो जो नॉर्मल कोपिंग है वो नहीं कर पाया, उसमें भी इस तरह के विचार आ सकते हैं, सुसाइडल विचार आ सकते हैं। कई सारी बीमारियां जैसे कि साइकोसिस होती हैं, उनमें हाल्यूसिनेशंस होते हैं। तो कभी कभी हाल्यूसिनेशंस इस तरह के भी होते हैं कि आपको आवाज़ें आती हैं जो आपको उकसाती हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए, तो इंसान परेशान होके या उनकी बात मानते हुए सुसाइड कर लेता है, या इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं। अगर हम कॉमन कॉजेज़ की तरफ आएँ तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्राइसिस, ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न है जो सुसाइड की तरफ हमें लेके जाता है। और सुसाइड क्यों, किसने किया, रेट्रोस्पेक्टिवली कहना इम्पॉसिबल है। इसमें हमारे जो तरीके होते हैं एनालाइज करने के, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। मतलब सुसाइड क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या उसने क्या पोस्ट डाली अपने मरने से पहले, किससे क्या कहा, क्या सर्कमस्टांसेस थे, उन सब चीज़ों की एनालिसिस, क्या कोई सुसाइड नोट था, नहीं था, सारी गतिविधियां पहले की, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, इंक्लूडिंग रेड फ्लैग साइंस ऑफ अ पॉसिबल सुसाइडैलिटी, इन सब चीज़ों का एनालिसिस सुसाइडल या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी माना जाता है। और ये हमें सिर्फ इस एक केस के लिए हेल्प नहीं करता, ये हमें आगे के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे जो हमें सीख मिलती है, हम इसे अपने समाज में दूसरे लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसे पर्सनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसे हम सामाजिक लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, फैमिलीज जो हैं उस वो अप्लाई कर सकती हैं, प्लस लीगल सिस्टम भी इससे हेल्प ले सकता है लॉज को मॉडिफाई करने में और इम्प्रूव करने में। मैम, हमने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस का जिक्र किया है और उसके बाद ही ये सवाल और ज़्यादा उठता है कि जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और 20 साल की एक लड़की जो कुछ वक्त पहले अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर एकदम हैपनिंग दिखती है या उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इतनी कम उम्र में ये ख्याल आना, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, सुसाइड जो कि शायद क्राइसिस, डिप्रेशन या इमोशनल डिस्टर्बेंस से हो, ये ना तो ये जात देखता है, ना ये एज देखता है, ना ये आपका जेंडर देखता है। जेंडर में डिफरेंसेस हैं, लेकिन किसी भी जेंडर को ये किस अफेक्ट कर सकता है। और ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखता, ये कुछ भी नहीं देखता, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, ये किसी को भी हो सकता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 6 महीने के बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। सुसाइड वो कर ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। और हमारी रिसर्च आज भी जारी है कि 6 महीने के बच्चे को अगर डिप्रेशन हो तो हम उसे कैसे पकड़ें। छोटे बच्चों में, 7-8 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके लक्षण पहचानने के तरीके अलग हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट आर ट्रेंड, जिसमें हम पकड़ पाएँ, और वो लक्षण फ़र्क होते हैं, एल्डरली में फ़र्क होते हैं। तो ये बीमारियां, डिप्रेशन भी, क्राइसिस भी और सुसाइड भी, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और अगर 20, जो आपने कहा कि
इतनी खुशनुमा लड़की थी। तो मैं इसमें आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्माइलिंग डिप्रेशन का, कि बहुत सारे लोग जिनमें सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइडल आइडियाज़ हैं, सुसाइडल आइडियाज़ की ग्रेडिंग है। पहला ग्रेड 1 इज़ पैसिव डेथ थॉट्स, मतलब कि भगवान मुझे उठा ले, मैं खुद कुछ ना करूं, पैसिवली मैं मर जाऊं, अपने आप उठा ले तो जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, गिल्ट मेरी नहीं होगी। सेकंड ग्रेड इज कि मन है कि मैं खुद करूं, लेकिन अभी प्लानिंग नहीं बनाई है, लेकिन इच्छा है कि मैं अपनी जान खुद ले लूं। थर्ड ग्रेड इज कि प्लानिंग भी आ गई, ग्रेड 3 सुसाइडल आइडिएशन में प्लानिंग भी आ जाती है। तो कई लोग जो ग्रेड 3 में होते हैं, जो प्लान्ड होते हैं, जिनका जो डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कई बार वो जो सक्सेसफुल सुसाइड चाहते हैं और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए एक थ्रेट नहीं दे रहे होते, उन केसेस में स्माइलिंग डिप्रेशन बहुत कॉमन है। वो प्रिटेंड करते हैं, जो सच में जीवन लेना चाहते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कई बार कि एवरीथिंग इज फाइन, और कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालते हैं टू प्रिटेंड एज इफ एवरीथिंग इज फाइन। तो ये सोचना कि अरे डिप्रेशन या सुसाइडलिटी की तरफ कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला तो सडनली कैसे हो गया, ये कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर स्माइलिंग डिप्रेशन है तो दिस डज नॉट मीन कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास तरीके हैं। वी हैव रेड फ्लैग साइंस। अगर कोई सडनली एनी चेंज इन सडन बिहेवियर, लाइक सडन चेंज इन एनी बिहेवियर, अगर व्यवहार में किसी भी प्रकार का बदलाव सडनली हो रहा है, कोई बेवजह एक्स्ट्रा चीयरफुल भी हो रहा है बेवजह, इवन दैट कैन बी अ साइन ऑफ अ प्रॉब्लम। उदासी तो सभी जानते हैं कि कोई सडनली उदास हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन सडनली खुश होना, लोगों को दिखाना, और कभी कभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जैसे आजकल चलने लग गया है, तो जो देखा गया है, जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, एंड आई हैव रेड आर्टिकल्स विच बैक दिस, कि लोग जब ज़्यादा परेशान होते हैं, पर्सनल लाइफ जिनकी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं दुनिया के सामने एक परफेक्ट पिक्चर दिखाने की, बी इट देयर सोशल लाइफ और बी इट सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, यू जस्ट पिक द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड पुट इट देयर, उसके पीछे क्या है वो नहीं किसी को पता। तो अगर किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट कैन ऑल्सो रेज अ डाउट कि कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान, ये देखिए ये रूल नहीं है, ये जनरलाइजेशंस हैं, कि एक नॉर्मल इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पिक्चर परफेक्ट लाइफ हर मोमेंट कैप्चर करके लग करे और उसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो ही ना। अगर आपको किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल ऐसा लगता है विच इज़ परफेक्ट, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें दे आर हिडन, यू डू नॉट नो द होल ट्रूथ, बिकॉज आई कैन से विद अ ग्रेट एश्योरेंस कि नोबडी इज़ फ्री ऑफ स्ट्रेस, एवरीबडी हैज स्ट्रेस इन सम और द अदर वे। तो हम अगर ये रेड फ्लैग साइंस पहचाने तो हम इस तरह की चीज़ों को बचा सकते हैं। रेड फ्लैग साइंस में तो हमने चेंज ऑफ बिहेवियर हमने देखा, बाकी सुसाइडलिटी के बारे में पूछना, गूगल करना, बात करना, बोलना, ये सारी चीज़ें अपने में रेड फ्लैग साइंस हैं। कोई आपको ये दिस पब्लिक शुड नो दिस, कि अगर आप गूगल करते हैं वेज टू कमिट सुसाइड, गूगल डज नॉट गिव यू द स्ट्रेट रिप्लाई, गूगल फर्स्ट गिव्स यू द ऑप्शन टू सीक हेल्प, उसके बाद मेथड्स टू कमिट सुसाइड देता है। जिस तरह के रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस आर सच कि गूगल विल सबसे पहले आपको प्रिवेंटिव डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स हाउ टू प्रिवेंट एंड व्हाई डू यू नीड टू कमिट सुसाइड, प्लीज टेल अस एंड टेक हेल्प। जो पहला खुलता है उसमें लिंक, दैट इज फॉर दैट। तो कोई अगर हल्के में भी सुसाइड की बात कर रहा है तो रेड फ्लैग साइन है। किसी प्रकार का लाइफ में बदलाव, चेंज, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस, ऑल ऑफ देम कैन बी अ रीजन फॉर क्राइसिस एंड अल्टीमेटली सुसाइड। आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पहले के ज़माने से आज के ज़माने में डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप्स भी बदल गई हैं। हम अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर ही अगर फोकस करें तो लिव इन को अब तो लीगल दर्जा भी मिल गया है। इसके साथ में लेकिन मतलब वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, तो कहीं दर्जा मिला है लेकिन कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं है। तो समाज में कहीं एक्सेप्टेंस है, कहीं आपको
अगर आप लिव इन कपल हो, कहीं आपको अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगा। कहीं इसमें अगर देखें तो हम सिर्फ अकोमोडेशन देने वाले को भी जिम्मेदार ठहराएं, ठीक नहीं है। अगर कुछ वहाँ पर अनहोनी होती है तो सबसे पहले जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अकोमोडेशन देने वाले को भी इंटरोगेट करती हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग पीपल, हमें सबकी प्रॉब्लम्स, हर पक्ष की प्रॉब्लम्स समझनी चाहिए और हमें उनके ऊपर सॉल्यूशंस निकालने की तरफ जाना चाहिए। जो मैं ट्रेंड देखती हूँ, हम लोग जब कभी कोई सनसनीखेज किस्सा होता है तो हम मतलब मुजरिम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि किसकी गलती, किसके गले में फांसी डालें और किसको ब्लेम करें। एंड वी डोंट ट्राई टू लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट्स, वी डोंट ट्राई, वी मतलब एज अ सोसाइटी, including our legal system, which is a part of the society, we make the laws. The law is for the people, people are not for the law. तो we try to मतलब गले में फंदा किसके डालें, बस हमारा एम ये होता है। तो अगर हमारा एम प्रॉपर अटॉप्सी हो, केस अटॉप्सी हो, सो दैट हर किसी का जहाँ जहाँ ब्लेम है, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग देम, जहाँ लॉ ब्रेक हुआ तो पनिशमेंट तो है, लेकिन इफ़ वी ट्राई टू चेंज द सिस्टम, थोड़ा हम अपना एटीट्यूड बदलें, जिससे कि आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो मे बी इट विल बी मोर यूजफुल इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग। जैसे श्रद्धा वॉकर का केस था, तो उसमें पूरे मीडिया का हर जगह ये था कि मतलब पूरा मीडिया नहीं, लेकिन एक जो समाज में माहौल था कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए अगर प्रॉब्लम है, लेकिन अटॉप्सी भी तो होनी चाहिए, केस अटॉप्सी, साइकोलॉजिकल अटॉप्सी होनी चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम इतने सेंसिटिव मुद्दों को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो इसका लोगों पर, समाज पर, जो मीडिया से यूथ देख रहा है मीडिया की न्यूज़ को डेली, उस पर गलत असर पड़ता है और वो बहुत गलत निष्कर्ष लेकर आगे चले जाते हैं और उनकी लाइफ पूरी अफेक्ट हो जाती है गलत कंक्लूजन से। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, एटलीस्ट जो हम प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया पीपल है, and every citizen, it's the responsibility of every citizen to analyze the case, learn from it, blame game कम करके थोड़ा solution finding की तरफ फोकस करें। I would say that। बिल्कुल। और मैम, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यही कोशिश कर रहे हैं कि ये कंसर्न जो है वो वाकई में कंसर्न क्या है ये लोगों के सामने आए, ताकि प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन पता लगे। इस केस में हमने देखा है कि 20 साल की एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं बल्कि उनकी जान भी चली गई। कुछ दिन पहले भी जानकारी के मुताबिक तुनिशा की जो फैमिली है उन्होंने बताया है कि उनको एंजाइटी अटैक आया था और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। यानी कि जिन रेड फ्लैग्स और सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं वो पहले से देखे गए थे। लेकिन इंसान को कब पता लगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या उसके आसपास जो लोग हैं उन्हें कब ये पता लगे कि जिस व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं वो डिप्रेशन में है, उसे डॉक्टर के पास अब जाने की ज़रूरत है। हम या आसपास के लोग, ये सोसाइटी उसको नहीं संभाल सकती, वाकई एक साइकेट्रिस्ट ही उसको हेल्प कर सकता है। ये वक्त कब आता है? देखिए, एंग्जाइटी अटैक तो डेफिनेटली एक रीज़न है डॉक्टर्स के पास जाने का। और जब हमारे पास स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं, एमबीबीएस का हर जो स्टूडेंट है, they are trained in psychiatry, but when we have specialists, and if specialists like psychiatrists are available, please try to prefer psychiatrists, especially if you are feeling कि mental health issue है, अगर आप लोगों को लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा की वजह से लोग कई बार फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सुअल इशू के लिए यूरोलॉजिस्ट, इन सब के पास जाते हैं। सेक्सोलॉजी भी, सेक्सोलॉजी एंड मैरिटल इश्यूज भी, दे कम इन द एरिया ऑफ साइकेट्री, but people avoid it just because of the stigma. This is very unfortunate. We need more awareness programs and destigmatization of that. उसके लिए भी I think we should have another meeting, maybe another interview, maybe another movement for that, कि destigmatize कैसे करें, जिससे कि जो anti psychiatry people हैं वो we can answer to them and we can justify why psychiatry is needed and why mental health is needed. तो अगर कभी भी देखिए, जो लक्षण आप मुझसे पूछ रहे थे, नींद में गड़बड़ाहट कई बार मेंटल हेल्थ इश्यूज का पहला साइन होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, भूख में चेंज, स्लीप सिर्फ कम ही नहीं, नींद ज़्यादा होना भी सिम्टम हो सकता है। भूख आमतौर पे कम होती है लेकिन ज़्यादा होना भी सिम्टम हो सकता है। इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन,
दूसरों से झगड़ा होना, बीइंग विथड्रॉन, नॉट इंटरैक्टिंग, वर्क प्लेस पर कंप्लेंट्स आना, स्कूल में कंप्लेंट्स आना, रिलेशनशिप इश्यूज आना, ये सारे साइंस हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ साइंस। सब्सटेंस यूज का बढ़ जाना, या तो शुरुआत या बढ़ जाना, इट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। और आज की तारीख में हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को बीमारी मानते हैं। इट्स एन इलनेस एंड इट शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। लॉज असाइड, लॉज तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई विल से, इफ इट, अगर कोई भी नशा, be it behavioral addictions like internet addiction or social media addiction, or be it physical addictions like tobacco, alcohol, cannabis, cocaine, etc. कोई भी एडिक्शन है और एडिक्शन डिसऑर्डर की कैटेगरी में जा रहा है, आपका दिनचर्या यानी कि सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसरप्शन करा रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स एन इलनेस एंड यू नीड हेल्प, प्लीज गो टू अ साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट को अगर ठीक लगेगा, इफ द साइकाट्रिस्ट इज, and I believe that psychiatrists usually do their duty, so they will send you to a psychologist with responsibility and to a good psychologist who is qualified, क्योंकि psychologist में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे तो आपको दवाई दी ही जाएगी, ऐसा नहीं है। साइकाट्रिस्ट काउंसलिंग भी करते हैं, दवाई भी देते हैं, और आपकी सहमति के बगैर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होते हैं, इस तरह के एक्सेप्शंस में आपकी सहमति के बगैर दवाई नहीं दी जाती, और ताउम्र दवाई की एक बार शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपकी सहमति से दवाइयाँ धीरे धीरे बंद भी की जा सकती हैं, और कई बार अगर साइकाट्रिस्ट को लगता है तो वो खुद भी बंद करने का इनिशिएटिव लेता है, उसे लेना चाहिए। मैम, हमने एक आंकड़ा निकाला और देखा कि महिलाएं जो हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी यानी कि सुसाइड करने के विचार ज़्यादा आते हैं। हालांकि जो पुरुष होते हैं वो जब सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो सफल हो जाते हैं। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि महिलाओं में ज़्यादा इस तरह के थॉट्स होते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है और कैसे इससे बच सकते हैं? पुरुष भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनका ज़्यादा आंकड़ा ये बताता है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट ये है कि ज़्यादा मौतें होती हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। तो महिलाओं में सुसाइडल अटेम्प्ट्स ज़्यादा कॉमन है। विचारों के ऊपर स्टडीज, मैं बहुत मतलब इसके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, कम है विचारों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर। बट सुसाइडैलिटी या सुसाइडल अटेम्प्ट्स फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। तरीके जो हैं फीमेल्स में वो नॉन लीथल ज़्यादा हैं व्हेन वी कंपेयर विद मेन। और मेन में जो सक्सेसफुल सुसाइड्स हैं उसका रेट डेफिनेटली ज़्यादा है, और जो तरीके हैं वो भी लीथल ज़्यादा हैं। मेन में हैंगिंग ज़्यादा कॉमन पाया गया, और फीमेल्स में पिल्स लेना, पिल ओवरडोज, वो पिल या पॉइजन ओवरडोज, ये ज़्यादा कॉमनली पाया गया। अब इसका एग्जैक्टली वजह क्या है, थ्योरी नहीं किसी को पता, लेकिन देर आर मेनी हाइपोथेसिस नॉट प्रूवन, possibilities which have been put forward, but we are yet to prove exactly why this happens. Hormonal differences, ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, हमारा जेंडर का क्रोमोसोमल डिफरेंसेस से, हर चीज़ से अफेक्ट होता है। तो बायोलॉजिकल बेसिस तो इसका ऑब्वियसली होगा ही, बट साइंस इज येट टू रिसर्च एंड फाइंड अ डेफिनेट रीजन फॉर दैट। हम लोग अभी हाइपोथेसिस में ही हैं। थ्योरी इस, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस तो 100% स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन जो इसके पीछे कॉजेज है, जो जिसे हम इटियोलॉजी कहते हैं, वो हाइपोथेटिकल ही है, पॉसिबिलिटीज हैं। 100% वी डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली दैट हैपेंस। हम अनुमान ही लगा सकते हैं बस। बिल्कुल। मैम, कोरोना के बाद भी हमने देखा कि ये कहा जाता है कि डिप्रेशन उसका एक साइड इफ़ेक्ट की तरह है। ये मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाए जिससे हम डिप्रेशन को पहचान पाएँ, जैसे कि लक्षण आपने बताए, और हम उससे लड़ पाएँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, सोचते हैं घरेलू नुस्खों का जो है हम इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। ऐसे ही जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम खुद कैसे इससे लड़ लें। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम इस तरह के सुसाइडल थॉट्स ना लाकर बल्कि पहले ही स्टेज पे पहचान जाएं कि हमारे साथ क्या दिक्कत है और उसका सॉल्यूशन हमें मिल पाए? देखिए, इसमें मैं लोगों के साथ एक्चुअली सिंपथाइज करूंगी।
अगर डब्ल्यूएचओ एक समय में रेमडेसिविर को प्रोपेगेट करता है, उसे इनकरेज करता है और कुछ दिन बाद विथड्रॉ कर लेता है। एक और मेडिसिन थी फेविपिराविर, उसको भी एक टाइम में उसने लॉन्च किया, उसके बाद उसे विथड्रॉ कर लिया, रिकमेंड करा। उसके बाद में क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन थी, उसे रेकमेंड किया, फिर उसे विथड्रॉ कर लिया। तो अगर हमारी दुनिया की जो मोस्ट रिलायबल अथॉरिटी है वो ही इतनी कंफ्यूज्ड है, तो क्या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, आम आदमी हैं, उसका विश्वास नहीं उठेगा? साइंस से विश्वास बिल्कुल। उठेगा? वैक्सीन्स के ऊपर ही सवाल आ रहे हैं कि वैक्सीन्स जो हैं कहीं फार्मा इंडस्ट्री वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पुश तो नहीं है, कहीं बड़े लेवल के घपले तो नहीं है, ऐसे सवाल आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कमाई करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो लॉ मेकर्स हैं या जो पॉलिसी या प्रोटोकॉल मेकर्स हैं, उनके साथ मिल के वैक्सीन्स को आधी रिसर्च के साथ में, इनएडिक्वेट रिसर्च के साथ में लॉन्च कर दिया हो जिसका बेसिस ना हो। आर दे रियली इफेक्टिव और नॉट, या ये सिर्फ मनी मिंटिंग है? इस तरह की चीज़ें जब न्यूज़ में आती हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो कॉमन इंसान के दिमाग में विश्वास तो उठेगा ही। ठीक है, लेकिन क्या करें? डिस्पाइट दैट हम लोग अपनी अथॉरिटीज़ को जितना हो सकता है उतना भरोसा करेंगे, डिस्पाइट दैट। एंड हमारा काम है रेगुलेशंस इन अथॉरिटीज़ पर और स्ट्रॉन्ग हो, वेस्टेड इंटरेस्ट जैसे फार्मा वेस्टेड इंटरेस्ट उस पर कंट्रोल हो, और आईसीएमआर जैसे इंडिया में आईसीएमआर है, तो जो भी वो गाइडलाइंस दे रही है हम उस पर जितना भरोसा कर सकते हैं करें। और घरेलू नुस्खों की जहाँ तक बात है, तो हमारी आयुष पूरी हमारी एक वो है मिनिस्ट्री है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट मिनिस्ट्री। एंड अगर हम एलोपैथी के साथ आयुष, इफ दे शेक हैंड्स एंड वर्क टुगेदर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आयुष में स्पेशली अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं जिसकी मुझे थोड़ी नॉलेज है, तो आयुर्वेदा प्रिवेंटिव मेडिसिन में बहुत अच्छी मानी जाती है, और एलोपैथी जो है प्रिवेंटिव में भी बहुत अच्छी है, और कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है उसमें। तो अगर हम लोग मिलके एलोपैथी और आयुष इंक्लूडिंग आयुर्वेदा मिलके काम करें, प्रिवेंटिव एरिया वो लें, हम लोग जहाँ हमारा प्रिवेंटिव में रिसर्च है, वहाँ बेसिस है, वहाँ हम प्रिवेंटिव करें, और जहाँ हमारी नॉलेज है हम अपने दायरों में रह के काम करें और मिलके काम करें, तो क्या प्रॉब्लम है? तो घरेलू नुस्खे भी अगर जो अप्रोप्रिएट हमारी वो हैं अथॉरिटीज़ हैं, इंडिया की अथॉरिटीज़ हैं, देखिए आपको हर रीजन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हर एथनिसिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम इंडियंस हैं, वाई आर वी अशेम्ड कि हम हल्दी, दूध में हल्दी मिला के पीते हैं? हमें इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ये तो पुराना नुस्खा है। हाँ, इसमें अगर आयुष डिपार्टमेंट हमें गाइड करे कि कितने दूध में कितनी हल्दी लें जिससे कि एक्सेस हल्दी से पेट खराब ना हो जाए, गैस्ट्राइटिस ना हो जाए, तो हम इसी नुस्खे को ठीक से यूज कर पाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड ऑफ व्हाट, जो हमारा इतना रिच कल्चर है, हम उसे यूटिलाइज करें, तो आई डोंट सी एनी हार्म। एंड आई थिंक एलोपैथी एंड आयुष डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर। बिल्कुल। धन्यवाद हिमिका जी, बहुत बहुत इस पर चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के ये चर्चा बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं सुसाइडल अटेम्प्ट्स के या थॉट्स के जो सामने आ रहे हैं। इन केसेस के सामने आने के बाद आप में कोई ऐसे विचार ना आए, या अगर आते हैं तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं लोकमत हिंदी से मेघना।